Hello bachcho. So let's see this question. The question says answer the following questions in the A part. In the A part it asks long distance radio broadcast use short wave bands. So why is that? तो देखिए बच्चों, अगर हम इसका आंसर देखें तो बच्चों जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ, हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो हमारा बेसिकली शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स का यूज करते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ वेव्स का हमारा वो यूज करते हैं बिकॉज बच्चों जो शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स होती हैं वो इजीली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एज कंपेयर टू द लॉन्गर वेवलेंथ। अगर बच्चों रेडियो ब्रॉडकास्ट हमारा लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स का यूज करें टू ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, तो वो हमारा जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स होंगी वो अर्थ की, सपोज करिए ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर ये एक एटमॉस्फेयर है हमारा, तो अगर हमारी लॉन्गर वेवलेंथ वाली वेव्स का यूज होगा तो वो हमारी ये अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर से वो इजीली बाहर निकल जाएंगी एंड वो हमारे जो रिसीवर एंटीना होगा वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड सपोज करिए हमारा जो इस टाइम हमारा जो ब्रॉडकास्ट वाली जो वेवलेंथ वो एमिट कर रही है वो है ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, तो हमारी जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव होगी वो इजीली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एंड जो हमारा यहाँ पे एंटीना होगा, सपोज करिए यहाँ पे हमारा एक रिसीवर है ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, तो यहाँ से जो एमिटर होगा हमारा वो अगर शॉर्टर वेवलेंथ वाला यूज करेगा वेव तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे रिसीवर एंड तक पहुंच जाएगी। बट यहाँ पे अगर हमारा लॉन्गर वेवलेंथ वाली वेवलेंथ एमिट करेगा हमारा जो सेंड करने वाला रेडियो ब्रॉडकास्ट होगा, तो लॉन्गर वेवलेंथ वाली हमारी एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएगी। सो द आंसर इज लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स बिकॉज to get those waves reflected from the ionosphere। बेसिकली हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर it contains a layer called ionosphere, contains layer it contains layer called ionosphere जो बेसिकली हमारे सारे चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं इन द एटमॉस्फेयर, वो हमारे आइनोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। आइनोस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो जो आइनोस्फेयर से हमारा जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है शॉर्ट वेवलेंथ वो हमारी रिसीवर एंड तक पहुंच जाती है। सो ये हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन में हेल्पफुल होती है। स्काई वेव प्रोपोगेशन, सो बेसिकली हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन में हेल्प करती है शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव्स। सो बच्चों हम इसका बी पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। सो इन द बी पार्ट इट सेज कि हमारा इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशंस। व्हाई? तो देखिए बच्चों हमारा जो सैटेलाइट होता है वो हेल्प करता है कि जो सिग्नल हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर से, सपोज करिए हमारी जो आइनोस्फेयर है उससे उस पर एक सिग्नल टकराता है बाय द एमिटर, जो हमारा एक सिग्नल एमिट करता है एक टावर, और वो सपोज करिए वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता फ्रॉम द आइनोस्फेयर। बेसिकली दिस इज अवर आइनोस्फेयर। तो हमारा अगर आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा और कुछ सिग्नल हमारा लीक आउट हो जाएगा फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर, तो वो हमारा जो सैटेलाइट होगा, बेसिकली जो हमारा सैटेलाइट होगा वो हमारा हेल्प कर देगा कि इस सिग्नल को आगे एमिट कर दे, ये सिग्नल को कलेक्ट करके उसको रिसीवर एंड तक पहुंचा देगा। सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हमारा जो सैटेलाइट होता है इसका बहुत ही मेजर रोल होता है। सो सैटेलाइट हेल्प्स इन रिफ्लेक्टिंग signals of high frequency and high energy which are not reflected by ionosphere, which are not
reflected by ionosphere. So this is the major reason here. हमारा सेटेलाइट हेल्प करता है रिफ्लेक्ट बैक करने में ऑफ द वेव्स विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द आइनोस्फीयर. अगर बच्चों हम इसका सी पार्ट देखें, हम इन द सी पार्ट इट सेज ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स आर बिल्ट ऑन द ग्राउंड बट एक्सरेज X-ray astronomy is possible only from the satellites orbiting the earth. So why is that? तो देखिए बच्चों, अब हमें बोलता है इन द क्वेश्चन कि हमारा जो ऑप्टिकल एंड रेडियो वेव्स की जो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं, बेसिकली ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स वो होते हैं हमारे ऑन द ग्राउंड. बट हमारे जो एक्सरे टेलीस्कोप्स होते हैं, और यू कैन से हमारी जो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी होती है, दैट इज बेसिकली कैरिड आउट इन स्पेस. दैट इज बेसिकली कैरिड आउट इन स्पेस. सो व्हाई इज दैट? तो देखिए, हमारे जो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं, बेसिकली वी हैव रेडियो एंड ऑप्टिकल जो हमारे टेलीस्कोप्स होते हैं, बेसिकली दैट यूजेस बिकॉज दे बेसिकली यूजेस विजिबल और रेडियो वेव स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट ऑफ EM स्पेक्ट्रम. बेसिकली हमारे बेसिकली विजिबल और रेडियो वेव्स का यूज करते हैं ऑफ द EM स्पेक्ट्रम. सो जो ये हमारा विजिबल और रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है, दैट कंटेन्स वेवलेंथ ऑफ दैट कंटेन्स लाइट ऑफ वेरी हाई वेवलेंथ. सो बेसिकली जैसा कि हमारी जो विजिबल एंड जो हमारी रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है, दैट आर ऑफ वेरी हाई वेवलेंथ. विजिबल एंड रेडियो वेव्स are of very high wavelength. They contain of very large wavelength, basically large wavelength. तो ये हमारा जो आयनोस्फीयर होगा ऑफ द एटमॉस्फेयर, उससे वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाएगा और वो हमारे एटमॉस्फेयर से क्लियर होके आगे चला जाएगा टू द टारगेटेड प्लैनेट और स्टार. सो बट हमारा जो एक्सरे होता है, एक्सरे हमारा जो होता है विच इज यूज्ड इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, दैट आर ऑफ वेरी low wavelength, or you can say of high frequency. So basically हमारी जो एक्सरे होती है, that contains very low wavelength and high frequency, due to which वो हमारा जो आयनोस्फीयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर, उससे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा एंड वो हमारे टारगेटेड स्टार या प्लैनेट में नहीं पहुंच पाएगा. सो हमें जो एक्सरेज की ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दोज ऑब्जर्वेटरीज आउटसाइड द एटमॉस्फेयर रेंज. तो हम बेसिकली अर्थ के बाहर ऑर्बिटिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं, उसमें हम अपनी ऑब्जर्वेटरीज को एस्टैब्लिश करते हैं, सो दैट कि जो हमारी एक्सरेज होंगी, जो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी होगी, दैट वुड बी मच इजियर इन स्पेस एज कंपेयर टू अर्थ. क्योंकि हमारे जो एक्सरेज है उनके लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा एंड वो हमारा बिना किसी रिफ्लेक्शन के फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वो टारगेटेड प्लैनेट या स्टार पर पहुंच जाएगी. एक्सरेज कैन रीच टारगेटेड प्लैनेट और स्टार without any reflection from atmosphere. अगर हम उसको स्पेस में यूज करेंगे, राइट. सो वी हैव डन द डी पार्ट, वी हैव डन द सी पार्ट हियर आल्सो. अगर हम डी पार्ट देखें बच्चों इस क्वेश्चन का, which says the small ozone layer on top of the stratosphere is crucial for human survival. Why? So बच्चों इसके बहुत सारे रीजंस है कि हमारा जो ओजोन लेयर है, दैट इज ozone layer which is present on top of the stratosphere, that is very important for human survival. Because बच्चों हमारा जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर contains very crucial gases which are
important for human and nature survival। इसमें हमारी जो ओजोन गैस होती है बच्चों, ओजोन गैस helps to reflect and absorb harmful UV rays, which UV rays coming from sun। हमारी जो सन से हार्मफुल यूवी रेज आती हैं बच्चों, उसको हमारी जो ओजोन लेयर है विच इज प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, वो हमारी उसको रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्ब कर लेती है सो दैट कि वो हमारी अर्थ की सरफेस तक ना पहुंचे। और वो हमारी जो ये हार्मफुल यूवी रेज होती हैं दैट कैन डैमेज आवर ह्यूमन स्किन एंड कैन कॉज कैंसर एंड वेरियस एलिमेंट्स। So the main reason is that ozone layer helps in blocking and reflecting back the harmful UV rays coming from the sun. Also बच्चों, हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो वेरी क्रूशियल होता है in maintaining the climate of the earth। अगर बच्चों हम इस क्वेश्चन का ए पार्ट देखें, which is if the earth did not have an atmosphere, would its average surface temperature would be higher or lower than what it is now? So बच्चों देखिए, अगर हमारे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो बेसिकली इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर देयर विल बी नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट बच्चों। सो देयर विल बी नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि बच्चों एटमॉस्फेयर हेल्प्स आवर अर्थ टू ट्रैप द सन's हीट एंड द सन रेज। बेसिकली हमारी अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है, जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, सो हमारा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दीज गैसेस हेल्प्स टू ट्रैप द सन's हीट एंड बेसिकली दिस कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड हमारा अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा देन दीज गैसेस विल नॉट बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड देयर विल बी नो ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड हमारे जो गैसेस होंगी बेसिकली इफ दीज गैसेस आर आल्सो नॉट प्रेजेंट, हमारी अगर हमारी जो सन की हीट है दैट विल नॉट गेट ट्रैप्ड, तो हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है दैट विल बी वेरी लो। इफ नो हीट ट्रैप्ड, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होगा तो कोई हीट भी ट्रैप नहीं होगी। एंड इफ नो हीट इज ट्रैप्ड देन देयर विल बी वेरी लो टेम्परेचर्स। सो अर्थ में बहुत ही लो टेम्परेचर होंगे इफ देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द ई पार्ट हियर। अगर बच्चों हम इस क्वेश्चन का एफ पार्ट देखें, which says some scientists have predicted that a global nuclear war on the earth would be followed by a severe nuclear winter with a devastating effect on the life on earth. What might be the basis of the prediction? तो हमारा जो देखिए, हमारा जो न्यूक्लियर वॉर होगा, ड्यू टू द न्यूक्लियर वॉर, हमारे न्यूक्लियर वॉर की वजह से हमारा क्या होगा, जब न्यूक्लियर वॉर होगी और उसमें जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स है उससे बहुत ही हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स, हार्मफुल गैसेस, और जो वो डिवास्टेट करेगी लैंड को, उससे हमारा बहुत ही ज्यादा जो लैंड का मटेरियल है वो हवा में उड़ेगा। सो हमारा जो डस्ट एंड सैंड है दैट विल बी एट वेरी हाई लेवल, डस्ट एंड सैंड लेवल वुड बी वेरी हाई एट अ वेरी हाई लेवल ऑन द अर्थ। सो ड्यू टू विच बच्चों ये हमारा ब्लॉक करेगा, दैट विल कॉज ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट। जो हमारा सन है, सन से निकलने वाली लाइट है जो अर्थ तक पहुंचती है, हमारा जो ये हार्मफुल गैसेस और डस्ट एंड सैंड पार्टिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे एट अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, ड्यू टू विच जो सनलाइट आएगी ऑन द अर्थ वो ब्लॉक हो जाएगी एटमॉस्फेयर में ही एंड वो अर्थ की सरफेस तक तो पहुंचेगी ही नहीं, बिकॉज उसको ब्लॉक करेगी हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट एंड सैंड पार्टिकल्स। सो बच्चों लाइफ फॉर्म on earth will be devoid of sunlight and due to which बच्चों devoid of sunlight and due to which बच्चों हमारी devoid of sunlight हो जाएगी जो लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ है, तो उसकी वजह से हमारा
जो सिंथेसिस है इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस है इन प्लांट्स, वो नहीं हो पाएगा, एंड उसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है अर्थ पे वो भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड एक तरीके से हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी बहुत डाउन चला जाएगा, ड्यू टू विच हमारा न्यूक्लियर विंटर, उसको एक टर्म दी है, वो न्यूक्लियर विंटर हमारी अर्थ पे आ जाएगी. So this will cause a very devastating effect on the life form on Earth, and that will be very catastrophic in nature. So I hope बच्चों you understand this question well, and best of luck.